Good morning, students. Today is the second class of cost sheet. In case of cost sheet, we already discussed about all format of cost sheet and the items which are not considered in cost sheet. That is, three items are there. First one is pure financial item. Second one is any abnormal activities, and third point is any types of thing. तो हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है. फर्स्ट वन इज, मैं ये भी फोकस करता हूं, नॉट कंसिडरिंग इन कॉस्ट शीट. पहला क्या होता है? प्योर फाइनेंशियल चार्जेस. First one is pure financial charges. Second one is any abnormal items. First one is pure financial charges. मैंने बोला था फाइनेंशियल चार्जेस दो टाइप का होता है. वन इज एक्सपेंसेस, समझ में आ रहा है. नेक्स्ट वन इज इनकम्स, मतलब एनी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो, एनी फाइनेंशियल इनकम हो, दोनों को हमको कंसीडर नहीं करना चाहिए. दिस वन इज एनी एबनॉर्मल आइटम. नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट वन क्या होता है? अपॉर्शनमेंट, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. ये तीन चीज हमको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट शीट से एक्सक्लूड करना पड़ेगा. हम लोग क्या करते हैं, ये तीन चीज को एकदम एक्सप्लेन में पढ़ते हैं. क्या क्या था ये मैं एक्सप्लेन करता हूं. पहले हम क्या पढ़ते हैं? प्योर फाइनेंशियल चार्जेस. फर्स्ट वन क्या था रे? प्योर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. मतलब फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या होता है? फर्स्ट फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इज डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड. मेरे साथ ही आप लोग लिखते जाओ तो फटाफट पता चल जाएगा. फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड. मेरे साथ ही लिखते चलो. फर्स्ट पॉइंट इज एनी इंटरेस्ट पेड और एनी डिविडेंड पेड. सेकंड पॉइंट इज एनी कैपिटल लॉस. कैपिटल लॉस का मतलब होता है क्या है? लॉस ऑफ एट द टाइम ऑफ any investment or sale of loss on any investment. वो सब क्या आएगा? कैपिटल लॉस में आएगा. पॉइंट नंबर 3 इज एनी पेनल्टी एंड एनी फीस. पेनल्टी मतलब क्या है? दो चीज होता है, पेनल्टी एंड फी. अगर सोच लो मैंने क्या किया, एक्सरसाइज का पेमेंट नहीं किया, एक्सरसाइज ड्यूटी का अभी तक पेमेंट नहीं किया, तभी वो किस में आएगा? पेनल्टी एंड फीस में आएगा. वो मैं कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा. मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करवाना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 4 एनी इंटरेस्ट एंड डिबेंचर हो गया. नेक्स्ट वन इज कैपिटल लॉस, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट. मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट था, अगर उसको भी मैं क्या कर रहा हूं, सेल करने से अगर कुछ लॉस हुआ है तभी भी मेरा क्या आएगा? इसमें आएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज एनी डैमेजेस पेबल. ये मैं क्या बोल रहा हूं? एनी एक्सपेंसेस, मतलब जो मेरा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, एनी डैमेजेस पेबल. ये अगर सब आइटम है तो मैं क्या करूंगा? ये सब आइटम को कंसीडर नहीं कर पाऊंगा. याद रखो, ये सब आइटम मैंने कॉस्ट शीट में नहीं लाना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? अब लोग हम क्या पढ़ते हैं? प्योर फाइनल एक्सपेंसेस था. अभी हम क्या पढ़ेंगे? प्योर फाइनेंस इनकम पढ़ेंगे. समझ में आ रहा है? इसको बेटाओ. प्योर फाइनेंस इनकम. जैसे वहां था इंटरेस्ट एंड एनी डिविडेंड रिसीव्ड पर पेड था, वहां एक्सपेंसेस में. इनकम में क्या आएगा? रिसीव आएगा. फर्स्ट वन इज एनी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड
रिसीव्ड। समझ में आ रहा है? वहां क्या था? एनी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड था एक्सपेंसेस में, इनकम में क्या आएगा? रिसीव आएगा। नेक्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। सबलेटिंग क्या होता है? सोच लो, मैंने एक घर को रेंट में लिया था, मैंने उसका छोटा पार्ट और किसी को रेंट में दे दिया। दिस वन इज सबलेटिंग। मैंने ए क्या किया? रेंट में घर लिया, उसका रेंट था 5000, आगे से क्या किया? 2000 में इसका एक प्रोपोर्शन रेंट पे दे दिया, तो उसको टोटली 3000 खर्चा करना पड़ा। मतलब ये बोल रहा है जो 2000 तूने कलेक्ट किया, दिस वन इज फाइनेंशियल चार्जेस व फाइनेंशियल इनकम, वो भी मेरा नहीं आएगा इन केस ऑफ कॉस्ट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन जैसे था लॉस ऑन सेल ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, यहां क्या आएगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। इज दैट क्लियर? अगर कोई भी प्रॉफिट है इन केस ऑफ सेल इन्वेस्टमेंट, वो भी मेरा क्या आएगा? इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट वन एनी पेनल्टी एंड सब्सिडी रिसीव्ड, अगर कोई भी पेनल्टी और सब्सिडी मुझे मिला है तभी भी क्या आएगा? इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज कैपिटल प्रॉफिट, अगर कुछ भी है वो भी कैपिटल प्रॉफिट सब इसमें नहीं आएगा। ट्रांसफर फी रिसीव्ड, ट्रांसफर फी रिसीव्ड, ये भी चीज मेरा इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट वन एनी ब्रोकरेज एंड कमीशन received, any brokerage and commission received, all these activities are not considered in financial income or any financial charges। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो सब चीजें, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा? कंसिडर नहीं करना पड़ेगा इनकम साइड में। ओके, ये क्या हो गया मेरा? प्योर फाइनेंशियल। प्योर फाइनेंस में क्या था? दो चीज था, माने एक एक्सपेंसेस था, एक इनकम था। एक्सपेंसेस का आइटम सब हम पढ़ लिए, नहीं आएगा, फिर इनकम बाई ये सब आइटम है, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हम क्या चलते हैं? यानी एबनॉर्मल लॉस की तरफ चलते हैं। फटाफट मेरे साथ नोट करवाते जाओ आप लोग, इतना याद रह जाएगा फटाफट। नेक्स्ट वन एबनॉर्मल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। इसमें जनरली क्या आता है? देखो एनी एबनॉर्मल प्रॉफिट, पहला ये भी नहीं आएगा। सेकंड वन इज एनी लॉस ड्यू टू फायर, ये भी नहीं आएगा। एनी लॉस ड्यू टू थ्रेट, चोरी हो गया, नहीं आएगा। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये एबनॉर्मल एक्टिविटी होता है। मगर इसका मीनिंग हो गया इन केस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस these transactions are not happening, so these are known as abnormal gains or abnormal expenses. All these items are not considering in our cost sheet. Is that clear? Last most important part is appropriation of dividend by appropriation of income. इसको हम अच्छे से देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Appropriation of profits। क्या होता है appropriation of profits? जब मेरे बिजनेस में प्रॉफिट आ गया ना, तभी प्रॉफिट को मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जब मैंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, वो डिस्ट्रीब्यूटर का एनी पार्ट होगा। सोच लो प्रॉफिट 500 का होगा, प्रॉफिट का जो पार्ट है वो मेरा कभी भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट अमाउंट है ऑलरेडी मैंने मेरा जिसका प्रॉफिट है, मैंने क्या बोला था? कॉस्ट ऑफ सेल्स
8 प्रॉफिट, सेल्स आ गया, मतलब हमको जितना प्रॉफिट लेना है हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, अभी फिर से प्रॉफिट का और एक पार्ट लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। समझाने में क्या बोल रहा हूं? सो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो भी है उसमें नहीं आएगा। क्या क्या होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? एनी डिविडेंड, नहीं आएगा। डिविडेंड मतलब जो भी डिविडेंड हो कंसीडर नहीं होगा। एनी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मतलब मैं जनरल रिजर्व को जितना ट्रांसफर कर रहा हूं वो भी नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज एमोर्टाइजेशन ऑफ preliminary expenses, goodwill, etc. amortization of preliminary expenses हो और amortization of goodwill हो, ये भी मेरा क्या आएगा? इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इनकम टैक्स पे, मैंने अगर इनकम टैक्स पे दे रहा हूं वो भी मेरा क्या होगा? इसमें नहीं आएगा। These are the most important parts which are not considering the activities of appropriation of profits. और क्या क्या आ सकता है हम लोग देखते हैं। टैक्सेस हो गया, डिविडेंड हो गया, एनी ट्रांसफर और डिवेंचर, हमारा एक फंड प्रिपेयर होता है। एनी फंड्स created by any fund created for any redemption of debenture भी मेरे से यहाँ पे नहीं आएगा। इतना समझ लो क्या क्या होगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, यहाँ और एक चीज लिख लो, इसमें नहीं आएगा फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैश डिस्काउंट। अगर मेरा क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट है तभी ये कॉस्ट में नहीं आएगा। If this is one is trade discount तब भी मेरा क्या आएगा? ये कॉस्ट में आएगा, मतलब जो परचेज होगा वहां से नेगेटिव करके हमें लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये चार आइटम हमको कॉस्ट में नहीं लिखना पड़ेगा। व्हाट आर द फोर आइटम्स? फर्स्ट वन इज एनी आइटम्स और एनी प्योर फाइनेंशियल आइटम्स। प्योर फाइनेंशियल आइटम दो टाइप का होता है, प्योर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, प्योर फाइनेंशियल इनकम। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज एनी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का अगर डिस्ट्रीब्यूट करो तो वो भी नहीं है, क्योंकि जब मेरा हुआ था प्रॉफिट ऑलरेडी मैंने कॉस्ट शीट पे प्रॉफिट कंसीडर कर चुका हूं, अभी फिर से प्रॉफिट लाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? लास्ट वन इज एनी एब्नॉर्मल एक्टिविटी। फोर टाइप का एक्टिविटी हमको क्या करना पड़ेगा? ये चारों चीजों में लिखना पड़ेगा। देन दिस टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, फटाफट एक बार ये नोट करवा दो, फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं? तीन चीज पढ़ेंगे। याद है हम लोग बोले थे प्रीवियस क्लास में, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फटाफट इसको नोट करवाओ, फिर ये तीन चीज हम लोग पढ़ते हैं। ओके ओके, हम लोग अभी क्या देखते हैं? तीन हमको चीज देखना पड़ेगा। क्या क्या वो तीन चीजें रे? मैंने बोला था वन इज फैक्ट्री ओवरहेड, नेक्स्ट वन इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, नेक्स्ट वन इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मुझे ये तीन चीज देखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं? मैं इधर तीन कॉलम बना दूंगा, फैक्ट्री, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन overhead, factory overhead. This one is selling and distribution overhead. मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखो तो फिर मजा आएगा। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फैक्ट्री रेंट। सेकेंड पॉइंट, फैक्ट्री लाइटिंग। अगर फैक्ट्री का कोई रेंट है या फैक्ट्री का लाइटिंग है, दोनों किसमें आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। नेक्स्ट वन इज ऑफिस रेंट
ऑफिस लाइटिंग, ये भी किसमें आएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा। नेक्स्ट वन इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट इज गार्डन रेंट, गार्डन एक्सपेंसेस और लाइटिंग। ओके, देखो, if the rent is belongs to factory, it will come under factory overhead. If the rent is belongs to office, it will come under office and administrative overhead. If it one is garden expenses or garden rent, it will belongs to selling and distribution overhead. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरा, अगर क्वेश्चन में क्या करता है, सोच लो, अच्छा सुनो, क्वेश्चन में दिया है मेरा फैक्ट्री का रेंट है 50,000, जो 50,000 का रेंट है उसमें से तीन चीजें, उसको मतलब एरिया दे दिया, एक का एरिया है 2000 स्क्वायर फीट और एक का एरिया है 1000 स्क्वायर फीट और का एरिया है 2000 स्क्वायर फीट। फैक्ट्री जो जिसमें है उसका एरिया है 2000 स्क्वायर फीट, ऑफिस का जो एरिया है उसका है 1000 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का गोडाउन का रेंट है वो भी मेरा क्या है 2000 स्क्वायर फीट का प्लेस में। तो तभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेशियो निकाल दो, कितना आ रहा है 2:1:2। इसका मतलब मैंने जब भी 50,000 को क्वेश्चन में क्या दे दिया, टोटल रेंट 50,000 है, मुझे 50,000 को फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तीनों में तोड़ना पड़ेगा। कौन सा रेशियो में तोड़ना पड़ेगा? 2:1:2। क्वेश्चन में इस टाइप का भी एडजस्टमेंट तुमको दे सकता है, कंफ्यूजन मत होना। जिसका जितना है फैक्ट्री रेंट में फैक्ट्री ओवरहेड डाल दो, कितना है करे, ये डाल दो 20,000, ये हो गया 10,000, हो गया 20,000। समझ में आ रहा है? तो 20 किधर डाल दो फैक्ट्री ओवरहेड, 10 किधर डाल दो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 20 डाल दो। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट वन, फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री, हाँ दिस वन इज मैनेजर सैलरी। सुनो, क्वेश्चन में अगर फैक्ट्री मैनेजर सैलरी दिया तभी मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड में डालना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन में दिया ओनली मैनेजर सैलरी और डायरेक्टर्स फी, ये दोनों को किसमें डालना पड़ेगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में डालना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, थोड़ा अच्छे से सुनो। इफ क्वेश्चन इज गिवन फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, it will coming under factory manager salary or it is coming under factory overhead. If nothing is mentioned, only manager salary is given or office manager salary is given or director's fee is given, it will be coming under office and administrative overheads. Okay, गोडाउन मैनेजर सैलरी ऐसे मतलब नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में दे दिया गोडाउन मैनेजर सैलरी तो तभी क्या बोला, इसमें डाल दो। इसमें क्या आएगा, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी और सेल्समैन सैलरी हो गया। अभी और एक बोलते हैं कमीशन टू सेल्समैन। और क्या आएगा, कैरीज आउटवर्ड। इधर भाई कैरीज इनवर्ड कभी मत लिखना, बिकॉज कैरीज इनवर्ड इज कंसीडरिंग अंडर प्राइम कॉस्ट, कैरीज आउटवर्ड इज कंसीडरिंग अंडर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इधर कभी भी मत लाना, ज्यादा बच्चे यही प्रॉब्लम करवाते हैं। समझ में आ रहा है? कैरीज इनवर्ड फैक्ट्री में जाते हैं, भाई कैरीज इनवर्ड फैक्ट्री में नहीं जाएगा क्योंकि दी एनी एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज विल कंसीडर अंडर प्राइम कॉस्ट। सो ये जो कैरीज इनवर्ड है कहां आएगा, प्राइम कॉस्ट में आएगा। ओके, इसमें और क्या आ सकता है, जनरल एक्सपेंसेस, और हम इसको क्या बोलेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस दिया और ऑफिस एक्सपेंसेस दिया, दोनों किसमें आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में। अगर ओनली एक्सपेंसेस दिया, जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस, अगर ये क्वेश्चन में दिया
फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अब फैक्ट्री जनरल एक्सपेंसेस, तभी मेरा क्या आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 5, फैक्ट्री प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। फैक्ट्री प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फैक्ट्री में आएगा, कुछ भी नहीं दिया, ओनली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओनली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किस में आएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगा। फैक्ट्री प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किस में आएगा, फैक्ट्री में आएगा। समझ में आ रहा है? ये और एक लिखते हैं 8, टेलीफोन बिल। ओके, नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस ऑन, पहले डेप्रिसिएशन लिखते हैं फिर इंश्योरेंस रख लेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट फैक्ट्री बिल्डिंग, सेकंड ऑल assets, all machinery. Okay, depreciation on any factory building or all machinery will coming under factory overhead. इधर क्या है करेंगे 9, depreciation on office furniture. ओके, इसमें लिखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन गोल्डन, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 हो गया डिलीवरी मैन। डिलीवरी मैन क्या होता है, होम फीड करता है, सबका चीज लाके एक मतलब दुकान में देता है, जो गाड़ी भी लाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिलीवरी मैन। उसका भी जो डेप्रिसिएशन होगा किसमें आएगा, पॉइंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। Next one, insurance on goods. Insurance on goods क्या में आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। ये इंश्योरेंस ऑन एनी फर्नीचर और ऑफिस अप्लायंसेस। जनरली ये नहीं होता है, ऑफिस में कोई एसी का इंश्योरेंस नहीं करवाता, तो ये चीज क्या होगा हमारा, इसमें नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट वन 7, इंश्योरेंस ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, स्टॉक। क्या स्टॉक आएगा, इधर रॉ मटेरियल ले लो और वर्क इन प्रोग्रेस ले लो, दोनों में इंश्योरेंस है तो किस में आएगा, इसमें ही आएगा। नेक्स्ट वन, इंश्योरेंस ऑन ऑल मशीनरी आल्सो कमिंग अंडर फैक्ट्री। ओके, हम लोग इतना आइटम देखते हैं, जो आइटम हमारा किस में आएगा, टोटल ये सब आइटम किस में आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, ये सब आइटम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगा, ये सब आइटम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। फटाफट एक मिनट ओवरलुक कर लो फटाफट। देखो इधर और एक चीज मैंने छोड़ दिया था, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता चल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। ये भी तुम्हारे साथ गेम कर लेगा, बोलेगा एडवर्टाइजमेंट ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में डालो। समझ में आ रहा है? अगर ओनली एडवर्टाइजमेंट दिया है तभी किधर डालो, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डालो। इज दैट ओके? अभी हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम करवाते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। इज दैट ओके? ओके, अभी ये सब नोट कर लेना आप लोगों ने। देखो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, मैं बस आप लोगों को क्या बताता हूँ, एक छोटा सा प्रॉब्लम करके बताता हूँ।
नॉर्मली कैसे हम लोग सॉल्व कर देते, तो मजा आएगा सॉल्व करने में। देखो एग्जाम में दो चीज हमको करना पड़ेगा, प्रॉब्लम एकदम सही होना चाहिए एंड टाइम भी होना चाहिए हम लोग को। जब तुम फैक्ट्री का प्रॉब्लम कर रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉब्लम कर रहे हो, एनपीएल अकाउंट, एनी बैलेंस शीट में जो प्रोसेस बता रहा हूं ना, वही प्रोसेस फॉलो करो, तुम्हारा बहुत टाइम बच जाएगा। ओके, पहले क्वेश्चन को मत देखो, क्या क्वेश्चन को थोड़ा एक बार पढ़ लो, क्या दिया है क्वेश्चन में। देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, रॉ मटेरियल दिया है, कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड, ड्राइंग, ऑल दिस आइटम्स आर गिवन। सो मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, एक फॉर्मेट छोटा सा ड्रा कर लेता हूं। पहले क्या हो गया, कॉस्ट शीट, अभिनव एक काम कर, क्वेश्चन को हम उस साइड दे देंगे क्या, तो हो जाएगा ना। ओके, कॉस्ट शीट पहले काम करो, छोटा सा फॉर्मेट बना लो, इधर साइड में मैं क्वेश्चन दे दूंगा आप लोग को, उसको देख के सॉल्व करना है। लिख लो पर्टिकुलर्स, दिस वन इज अमाउंट। अब मैं क्वेश्चन को देख के डायरेक्टली काम करता हूँ, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। देखो पहला बात दिया है रॉ मटेरियल परचेज्ड, रॉ मटेरियल परचेज्ड कितना दिया है, 45,280। रॉ मटेरियल परचेज्ड 45,280। और एक चीज दिया है, देखो कैरीज इनवर्ड, जो डाल दिया। जब बार पहली बार क्वेश्चन पढ़ोगे ना आप लोग, एक मार्क कर देना कि प्राइम कॉस्ट में कितना आता है। उसके बाद तुम नॉर्मली कैसे सॉल्व करोगे बताता हूँ। प्राइम कॉस्ट में मेरा क्या क्या चीज ले ले, पहला हो गया कैरीज इनवर्ड, रॉ मटेरियल परचेज, और एक चीज है देखो डायरेक्ट वेजेस, कितना है 34, सॉरी कैरीज इनवर्ड कितना है, कैरीज इनवर्ड 2720। नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट लेबर, कितना है डायरेक्ट लेबर, पर डायरेक्ट वेजेस दिया है, एक ही बात है 30,000। ये तीनों मिला तो क्या आ जाएगा, और कुछ चीज नहीं है हमारा। प्राइम कॉस्ट कितना है, कैलकुलेटर देखो कितना गया है, 45,280, सॉरी 45,280 प्लस 2720 प्लस 35, कितना आ गया 78,000। अब भी क्या करो, अच्छे से देखो मैं क्या कर रहा हूं, एड फैक्ट्री ओवरहेड, एड ऑफिस एंड, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। समझना है। अब भी क्या करो, क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ो, जो कॉस्ट जिसमें आएगा फटाफट डाल के छोड़ो। समझ में आ रहा है। देखो मैं भी कैसे करता हूं, उसने पहले क्या दिया है, डायरेक्ट मटेरियल परचेज हो गया, इनडायरेक्ट वेजेस किधर आएगा, इधर आएगा, इनडायरेक्ट वेजेस कितना है, इनडायरेक्ट वेजेस 7,500। मैंने वो चीज में और एक चीज छोड़ दिया था, फैक्ट्री फ्यूल वाटर, कुछ भी दिया तो क्या आएगा, फैक्ट्री में आएगा, फैक्ट्री फ्यूल कितना दिया है, 11,000 इसमें आएगा, फैक्ट्री में आएगा। कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड हम लोग ले चुके हैं, कैरीज आउटवर्ड 3,000 कहाँ आएगा, कैरीज आउटवर्ड 3,000। नेक्स्ट वन क्या है, ड्राइंग एक्सपेंसेस, ये बताओ किसमें आएगा, ड्राइंग एक्सपेंसेस एक फाइनेंशियल चार्ज है, ड्राइंग मैंने फिर भी थोड़ा थोड़ा चीज छोड़ दिया, अभी बताता हूँ। ड्राइंग एक्सपेंसेस फाइनेंशियल चार्ज है, और उसमें लास्ट में छोड़ दिया था डोनेशन, एनी डोनेशन इज देयर इट विल नॉट कमिंग अंडर कॉस्ट शीट, ड्राइंग एक्सपेंसेस नॉट अंडर कॉस्ट शीट। नेक्स्ट वन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मैंने बोला था
ओनली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है, ऑफिस एंड सेलिंग सॉरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगा। अगर फैक्ट्री प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है तो फैक्ट्री में आएगा। ये क्या आएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3500। नेक्स्ट वन क्या जा रहे हैं? फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी कितना दिया? फैक्ट्री मैनेजर सैलरी 5900। नेक्स्ट क्या दिया है? ऑफिस मैनेजर सैलरी, ऑफिस मैनेजर सैलरी कितना दिया? 6500। डायरेक्ट वेजेस हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं। फैक्ट्री रेंट दिया है कितना? 1500, इधर डाल दो फैक्ट्री रेंट 1500। वेयरहाउस एक्सपेंसेस 4260। वेयरहाउस मतलब क्या है? गॉर्डन का एक्सपेंसेस है। वेयरहाउस एक्सपेंसेस कितना दिया है? 4260। ओके। नेक्स्ट वन क्या है? ऑफिस रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3600। ऑफिस रेंट रेट्स टैक्सेस कितना दिया? 3600। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन क्या है? हाँ, ट्रैवलर्स वेज एंड कमीशन। मैंने बोला था एनी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज देयर, इट विल कमिंग अंडर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ट्रैवलर्स एक्सपेंसेस क्या कितना दिया? ट्रैवलर्स एक्सपेंसेस 5000। क्योंकि हम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड वेजेस कमीशन किसको देते हैं? जब डिलीवरी बॉय उसको देते हैं, नहीं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वालों को देते हैं। तो इसमें क्या आएगा? 5000 आएगा। नेक्स्ट वन इज इनकम टैक्स। किसमें आएगा? ऑफिस में नहीं आएगा इनकम टैक्स। समझ में आ रहा है? इनकम टैक्स कहीं नहीं आएगा, गलत मत करना। एडवर्टाइजमेंट 6000 कहाँ आएगा? 6000। नेक्स्ट वन डोनेशन 10000 कहाँ आएगा? कहीं नहीं आएगा। मैंने फिर से बोला, डोनेशन, कैश डिस्काउंट, चैरिटी, ये सब कहीं नहीं आएगा। लिखेंगे हम लोग यहाँ बाद में, लिख देता हूँ फिर यहाँ। डोनेशन, चैरिटी, ये सब। नेक्स्ट वन इज कैश डिस्काउंट, ये सब कहीं नहीं आएगा। ओके। नेक्स्ट वन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। कौन ऑफिस में आएगा? सॉरी इधर आएगा फैक्ट्री में। फैक्ट्री स्टेट इंश्योरेंस और एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कितना दिया है? 1800। नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना दिया? 2400। इतना कुछ दिया है। फटाफट सम करके निकालो बाहर। हो गया 7500 प्लस 11000 प्लस 5900 प्लस 1500 प्लस 1800 प्लस 30,100 ऐड करवा दो प्लस 70,000 कितना गया? 108,100। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड मिल गया। क्या आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। तुम बोलोगे सर आपने तो बोले थे ग्रॉस वर्क कॉस्ट आएगा, नहीं तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। इधर ग्रॉस फैक्ट्री क्यों नहीं आएगा? क्यों मेरे पास डब्ल्यूए के एडजस्टमेंट कुछ है? नहीं है। स्क्रैप का कुछ एडजस्टमेंट है? नहीं है। तो फालतू में उधर लेके ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट क्यों डलवाओ इधर? अगर मेरे पास क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, स्क्रैप का एडजस्टमेंट नहीं है, फिनिश्ड गुड का एडजस्टमेंट नहीं है, तभी डायरेक्ट लिखो। ये सब बीच में फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये सब लिखने का जरूरत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख लो, लास्ट में लिखने का कुछ जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स लिखने का कोई जरूरत नहीं है। देख लो फैक्ट्री कितना, फैक्ट्री कॉस्ट
क्या आ गया फैक्ट्री कॉस्ट 1,08,100। अब ये चारों तीनों को मिलाओ, ऑफिस में कितना आ रहा है 3,500, 6,500, 3,600, 13,600। क्या आएगा? ये होगा फैक्ट्री कॉस्ट। ये आएगा cost of production 13,600 plus 108 100 1,21,700। नेक्स्ट वन देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कितना है 3,000 plus 4,260 plus 5,000 plus 6,000 18,260 टोटल कितना है प्लस 1,21,700 कितना गया 1,39,960। कहाँ गया? ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग और कुछ दिया है क्या, प्रॉफिट वगैरह कुछ दिया है क्या? देखो क्या हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इन रुपीस ईयर एंडिंग 31/12/2015। तो कुछ नहीं दिया है प्रॉफिट, तो लिखो प्रॉफिट 0 and then sales कितना आएगा 1,39,960। ओके, दिस वन कंप्लीट्स द प्रॉब्लम एज वेल एज कॉस्ट शीट। अभी फिलहाल एक छोटा सा प्रॉब्लम बताता हूँ तुमको। देखो ये ऐसे ही प्रिपेयर करो तो तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा और कोई आइटम स्किप होने का चांसेस ही नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो पहले हेड बना दो, फिर क्वेश्चन देखो, फटाफट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो और सबसे बड़ी गलती तुम लोग क्या करते हो कि ये वर्टिकल फॉर्म पे नहीं करके हॉरिजॉन्टल कर देते हो। मैंने जैसे बोला था मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस दिया है, तुम लिख दोगे प्राइम कॉस्ट इक्वल्स टू मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसेस। एक ये लाइन में लिख दोगे। भाई ऐसा मत करो कि कॉलम में लिखो। समझ में आ रहा है? बिकॉज़ कॉस्ट शीट इज अ कॉलमनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेकअप ऑफ ऑल कॉस्ट। मैंने पहले से बताया था। ओके, दिस कंप्लीट्स योर कॉस्ट शीट। ओके, काम करो फटाफट इसको कंप्लीट करवाओ। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। फटाफट कंप्लीट करवाओ इसको। चलो ये प्रॉब्लम थोड़ा अच्छे से देखो, करो। मैं क्वेश्चन में सोचता हूँ 2-3 प्रॉब्लम भी दे दूंगा, तभी ये वाला प्रॉब्लम सब सॉल्व करो। कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। अभी कॉस्ट शीट फिनिश्ड। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड आई विल स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मटेरियल लॉसेस। 4 टाइप का होता है, स्क्रैप, स्पॉइलेज, डिफेक्टिव और एक क्या होता है लॉस। जो 4 टाइप का मटेरियल लॉस होता है वो 4 एकदम हम अच्छे से, वन इज स्क्रैप, वेस्ट, डिफेक्टिव, स्पॉइलेज। ये जो 4 चीजें, इसका दो चारों का मतलब लॉस ही है। लॉस में ये चारों में डिफरेंस क्या है, कहाँ हमको कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस क्या होता है, ये लोग हम ये डिस्कशन करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मटेरियल कंट्रोल टेक्निक्स हम अप्लाई करेंगे। क्या क्या मटेरियल कंट्रोल होता है, ईओक्यू क्या होता है, इन्वेंटरी सिस्टम में इन्वेंटरी लेवल क्या होता है, ईओक्यू, नेक्स्ट वन इज वीडी एनालिसिस क्या होता है, एबीसी एनालिसिस क्या होता है, ये सब लोग हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।